आप सभी को नमस्कार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए आपका ये चैनल केंद्रित है। इस चैनल पर दोनों परीक्षाओं को लेकर, दोनों आयोग से संबंधित परीक्षाओं को लेकर आपको निर्देशित किया जाएगा, आपको सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कि आप आसानी से इन परीक्षाओं को क्रैक कर सकें। तो आप जानते हैं कि अभी तक पूर्व में 2 दिन कक्षाएं हुई हैं और 2 वीडियो जो आपको मिली हैं, एक तो उत्तराखंड का सामान्य परिचय और उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, कि उत्तराखंड को हम भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटते हैं। 2 वीडियो मिले हैं और उन दोनों वीडियो को यदि हम देखें तो उनका उद्देश्य था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम है उसके लिए था, क्योंकि उसमें कुछ चीजें डिटेल में बताई गई हैं। आज जो आपको वीडियो मिलने वाली है ये विशेषकर आपके उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से संबंधित है, तो यूके SSSC से संबंधित है। वन लाइनर फैक्ट इसमें ज्यादा हैं। पूरे ओवरऑल वीडियो में आप फैक्ट ज्यादा देखने को पाएंगे, क्योंकि आपके इस अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में आपको देखने को मिलता है कि फैक्ट आधारित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरी तरफ जब हम PSC को देखते हैं तो वहां पे हमें मेंस में भी लिखना होता है, तो उससे संबंधित कुछ फैक्ट हमें पता होने चाहिए, कुछ जानकारी हमें पता होना चाहिए फैक्ट से संबंधित, तो उसके लिए उस आधार पे कक्षाएं आपको मिल रही हैं। तो आज की जो कक्षा है विशेषकर जो आपका आगामी एग्जाम है, जैसे वन रक्षक का एग्जाम है, इसके साथ साथ आपका लेखपाल या पटवारी का एग्जाम है, इस तरह के जो भी एग्जाम आपके उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा कराए जाते हैं, सभी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो वन लाइनर फैक्ट या आप कह सकते हैं कि फैक्ट आधारित ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले उत्तराखंड के सामान्य परिचय की शुरुआत हम करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड से संबंधित जो भी चुनौतियां हैं वो मैदानी क्षेत्रों से भिन्न है। मैदानी जो हमारे क्षेत्रों में राज्य हैं वो कई मुद्दों पर, कई पॉइंटों पर जो है पहाड़ी राज्यों से, पर्वतीय राज्यों से भिन्न होते हैं। और आप जानते हैं क्योंकि ये हिमालय की, एक प्रकार से कह सकते हैं कि हिमालय की गोद में बसा है, हिमालय की विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही टूरिस्ट के लिए बहुत ही आकर्षक राज्य माना जाता है। इसमें यदि आप देखें, कल की यदि आपने PSC से संबंधित वीडियो को देखा होगा तो आपको बताया गया था कि उत्तराखंड का जो विस्तार पाया जाता है वो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक रेंज, मतलब कि हिमालय की 3 श्रेणियां, शिवालिक, मध्य और बृहद हिमालय या महान हिमालय, तीनों उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं, तीनों उत्तराखंड से होकर गुजरती हैं, जिसके कारण उत्तराखंड आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सबसे पहले जब हम किसी राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो उसका क्या होता है, 2 तरह, एक तो होता है खगोलीय विस्तार, एक होता है भौगोलिक विस्तार। तो सबसे पहले हम इनका खगोलीय विस्तार देखने वाले हैं। और खगोलीय विस्तार की जब हम बात करते हैं तो आपका अक्षांश और देशांतर की हम बात करते हैं, तो खगोलीय विस्तार सबसे पहले देखने वाले हैं हम उत्तराखंड से संदर्भित। और ये चीजें आपको प्रयास करना है कि इसी कक्षा में ही चीजें आपकी रट जाएं, बाद में आपको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो इसी वीडियो में प्रयास करिएगा कि कम से कम 60 से 70% चीजें आपकी क्लियर हो जाएं, और इस तरह से आपको लेकर चलना है। यदि आप 60 से 70% एक बार में क्लियर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यदि 1 से 2 बार और समय दे देंगे इस वीडियो को तो आपकी चीजें 100% क्लियर हो जाएंगी। अब खगोलीय विस्तार में सबसे पहले यदि हम देखें अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है उत्तराखंड का, तो आपको बता दें सबसे पहले तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि भारत जो है, पूरा भारत जो है ये अक्षांश की यदि हम बात करते हैं तो उत्तरी अक्षांशों पर स्थित है। तो जब हम भारत के किसी राज्य की बात करेंगे तो हमें याद रखना है कि उत्तरी अक्षांश की बात की जा रही है, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे जब आपके विकल्प दिए होते हैं, अक्षांश जो है वो डिजिट में तो सेम दिए होते हैं, लेकिन वहीं पे कहीं पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यहाँ पे आपको देखने में समस्या होती है। तो याद रखिएगा, चाहे उत्तराखंड की बात हो चाहे भारत की बात हो, जब अक्षांशों की हम बात करेंगे तो भारत, और क्योंकि भारत में ही उत्तराखंड है तो दोनों उत्तरी अक्षांशों पर स्थित हैं। तो अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है, इसका अक्षांशीय विस्तार है 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट, ठीक है। ये इनका अक्षांशीय विस्तार है उत्तराखंड का। कितना है, 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक ये अक्षांशीय विस्तार है। और जैसा मैंने बोला कि उत्तरी अक्षांशों पर स्थित है तो इनके तुरंत बाद नॉर्थ लिखा होगा, ठीक है, नॉर्थ
लिखा होगा, या हिंदी में यदि लिखा होगा तो उत्तरी अक्षांश लिखा होगा। ये आपको गौर करना है, ठीक है। अब आपकी परीक्षा में ऐसे दिया होगा, यही डिजिट 4 बार दी होगी, लेकिन यहीं पे कहीं पे साउथ आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं पे ईस्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसको आपको गौर करना है कि उत्तराखंड जो है वो उत्तरी अक्षांशों पर स्थित है, तो अक्षांश के तुरंत बाद उत्तरी अक्षांश अवश्य लिखा होगा। अब कैसे इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, वो क्योंकि आज पहली वीडियो है तो वन लाइनर फैक्ट से संबंधित जो वीडियो दूसरी आएगी उससे पहले हम कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे जो आज के इस वीडियो पर केंद्रित होंगे, इस वीडियो से संदर्भित होंगे। अब इसमें यदि हम देखें तो इनका देशांतरीय, ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो देशांतरीय विस्तार कितना है उत्तराखंड का। उत्तराखंड के जब हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर आपको देखने को मिलता है 81 डिग्री 2 मिनट तक। ये क्या है, ये देशांतरीय विस्तार है। और जब देशांतरीय विस्तार की हम बात करते हैं तो भी हमें ख्याल रखना होता है कि ये पूर्वी देशांतर की बात हो रही है या पश्चिमी देशांतर की। तो हमने आपको बताया कि भारत की स्थिति ये है, और भारत की स्थिति यदि ये है तो ये क्या है, पूर्वी देशांतर है। तो पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो कहने का मतलब जब हम देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे उत्तराखंड की तो हमें याद रखना है कि यहाँ के सबसे लास्ट में पूर्वी देशांतर होना चाहिए। हर डिजिट के लास्ट में ईस्ट लिखा होगा, ठीक है, ईस्ट या पूर्वी देशांतर लिखा होगा। इस पर आपको गौर करना है, डिजिट भी याद रखना है, साथ साथ यह भी देखना है कि उत्तरी अक्षांश पर और पूर्वी देशांतर पर पूरा भारत स्थित है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ये चीजें आपकी क्लियर होना चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें तो कहां से कहां की बात हम करते हैं। जब हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो अक्षांशीय विस्तार आपका यहां से बात हो रहा है। सबसे यदि हम देखें तो सबसे स्टार्टिंग जहां से उत्तराखंड की होती है वो ये पॉइंट है आपका। कौन सा राज्य है अभी इसके बारे में भी देखेंगे, और कहां तक बात होती है, यहां तक। तो कहने का मतलब है कि जब हम अक्षांशों की बात करते हैं तो उत्तरी अक्षांशों की बात करते हैं, और ये डिजिट है 28 डिग्री 43 मिनट। 28 डिग्री 43 मिनट आपका ये क्षेत्र है। इसके बाद दूसरा जो आता है वो है 31 डिग्री 27 मिनट, वो आपका ये क्षेत्र है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया उत्तरी अक्षांशों की बात, अक्षांश की बात। जब हम देशांतर की बात करते हैं तो मतलब जहां से ये उत्तराखंड प्रारंभ होता है, पूर्वी देशांतर की बात कर रहे हैं, ये आपका है 77 डिग्री 34 मिनट, और ये पॉइंट आपका है जहां पे उत्तराखंड समाप्त हो रहा है, ये है आपका 81 डिग्री 2 मिनट, ठीक है। याद रखिएगा, देशांतर की बात होगी तो ईस्ट मतलब पूर्वी देशांतर, और जब हम अक्षांशों की बात करेंगे तो उत्तरी अक्षांश होगा। ये पॉइंट आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है, कहने का मतलब उत्तराखंड का खगोलीय विस्तार कितना है, वो चीजें आपकी स्पष्ट होंगी। फिर से एक बार, खगोलीय विस्तार कितना है, खगोलीय विस्तार के अंतर्गत अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आता है। अक्षांशीय विस्तार इसका है 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 28-43 से 31-27। देशांतरीय विस्तार की जब बात करते हैं तो 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपको विस्तार देखने को मिलता है। तो ये दोनों चीजें आपकी कंफर्म हो जानी चाहिए, अभी ये दोनों चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट ये आपका हो गया अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट तक ये आपका देशांतरीय विस्तार हो गया। अक्षांश के संबंध में याद रखना है कि उत्तरी अक्षांश, और देशांतर के संबंध में याद रखना है कि पूर्वी देशांतर। इसके बाद बात आती है भौगोलिक विस्तार की। एक तो हो गया खगोलीय विस्तार, अब दूसरा जो पॉइंट बनता है वो है खगोलीय विस्तार के बाद आपका भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार, अब उत्तराखंड के जब हम भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आप जोड़ सकते हैं कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, इसकी उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितनी है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो जैसे हम बात करते हैं भौगोलिक विस्तार की, तो सबसे पहले उत्तराखंड की जो कुल लंबाई है, आप कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम विस्तार, उत्तराखंड का
पूर्व से पश्चिम विस्तार या पश्चिम से पूर्व विस्तार, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये आपका है, याद आना चाहिए आपको, 358 किलोमीटर। कितना है? 358 किलोमीटर। क्या है इसका? पूर्व से पश्चिम विस्तार या पश्चिम से पूर्व विस्तार। उसी तरह उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से जो उत्तर विस्तार है उत्तराखंड का, ये कितना है? ये आपको देखने को मिलता है 320 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। ठीक है, तो कहने का मतलब उत्तराखंड की जो कुल लंबाई है वो 358 किलोमीटर है और उत्तराखंड की जो कुल चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है। ये आपको पता होना चाहिए। परीक्षा में कई बार सीधा पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। तो याद रखना है, यहां भी डिजिट दिया होता है, लेकिन कहीं कहीं किलोमीटर, कहीं मीटर, इस तरह से सेम डिजिट दिया होता है, उस पर आपको गौर करना है। इसके बाद यदि हम बात करें, भौगोलिक विस्तार हमारा हो गया। अब हम कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे, क्षेत्रफल की बात अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस मैप में देख लेते हैं कि आप देख रहे होंगे कि इस मैप में कुछ अन्य सीमावर्ती जो राज्य हैं उनके बारे में बोला गया है, कुछ देश हैं उनके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे यदि आप देख रहे होंगे, इनके उत्तर में यदि आप देख रहे होंगे तो ये जो लाइन है, यहां से लेके ये जो लाइन है, ये आपकी दिखा रही है तिब्बत और चीन से लगती हुई सीमा। किससे? तिब्बत और चीन, क्योंकि आप जानते हैं तिब्बत पर चीन का कब्जा है, तो तिब्बत को भी हम चीन के अंतर्गत रखते हैं और चाइना यहाँ पे लिखा हुआ। मतलब ये जो कुल बाउंड्री है ये यहां तक की, ये किससे लगती है? ये चीन से लगती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम पूर्व में बढ़ते हैं तो पूर्व में जो उत्तराखंड की सीमा है ये लगती है नेपाल से। ठीक है, पूर्व में नेपाल से, उत्तर में चीन से। इसके बाद जब फिर बात आती है कि इसके नीचे दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो दक्षिण में आप देखोगे, चाहे दक्षिण की बात कर लीजिए, दक्षिण पश्चिम की बात कर लीजिए या दक्षिण पूर्व की बात कर लीजिए, तो आप देखोगे कि उत्तराखंड की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगती है। इसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम की, तो यहां पे आप देखोगे उत्तर पश्चिम की जब हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। तो उत्तराखंड के यदि हम पड़ोसी की बात करें तो 4 पड़ोसी निकल कर आ रहे हैं। पहला कौन सा है? पहला है चीन। दूसरा कौन सा है? दूसरा है नेपाल। तो 2 हमारे अंतरराष्ट्रीय पड़ोसी हैं। ठीक है, अब तीसरा पड़ोसी कौन है? तीसरा पड़ोसी भारत का ही एक राज्य है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और चौथा पड़ोसी कौन है? चौथा पड़ोसी हमारा पर्वतीय राज्य है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो 4 पड़ोसी निकल के आए, चीन, नेपाल और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब इसमें यदि हम देखें कि जो चीन से हमारी सीमा लगती है वो कुल कितनी है, ये जो सीमा लगती है चीन से, इसकी लंबाई कितनी है, तो आपको बता दें, जो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ आप कह लीजिए, ऐसे कह सकते हैं आप कि जो उत्तराखंड की सीमा चीन से लगती है, इसकी कुल लंबाई है 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर की सीमा लगती है किससे? चीन से। मतलब जितना उत्तराखंड की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम जितनी लंबाई है, लगभग उतनी सीमा रेखा हमारी चीन से लगती है। और आपने देखा था कि पूर्व से पश्चिम जो उत्तराखंड की लंबाई थी वो 358 किलोमीटर थी। तो 350 किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं। हम का मतलब उत्तराखंड साझा करता है किससे? चाइना से। यदि हम बात करें नेपाल से कितनी सीमा लगती है, ठीक है, नेपाल से कितनी लगती है, तो नेपाल से लगती है 275 किलोमीटर। 275 किलोमीटर किससे लगती है? नेपाल से लगती है। अब यहीं पर आप देखोगे, क्योंकि मैंने आपको बोला चीन और तिब्बत, तो इधर का जो पार्ट आता है, ये वाला जो पार्ट आता है आपका, ये वाला होता है तिब्बत का भाग। ठीक है, तो यदि हम पूछे तिब्बत से कितनी सीमा लगती है, अलग से यदि हम पूछ ले कि तिब्बत से कितनी सीमा लगती है, तो तिब्बत से जो सीमा लगती है वो है 300 किलोमीटर। ठीक है, अलग अलग हम देखते हैं, चीन से कितनी लगती है? 350 किलोमीटर,
तिब्बत से कितनी लगती है 300 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। नेपाल से कितना लगता है, तो हमने देख लिया कि नेपाल से 275 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो चीन और तिब्बत अलग अलग सीमा की बात जब हम करते हैं तो अलग अलग देखते हैं, ठीक है। तो तिब्बत से हमारी लगती है 300 किलोमीटर, चाइना से लगती है 350 किलोमीटर और नेपाल से लगती है 275 किलोमीटर। ये बेसिक जानकारी है जो हमें रट जाना है, हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद यदि हम देखें तो आप देखने को पाओगे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी आता है, हिमाचल प्रदेश भी आता है। अब इन दोनों राज्यों में यदि हम बात करें कि किसकी सीमा ज्यादा लगती है उत्तराखंड से, तो आप देखोगे क्योंकि उत्तराखंड एक समय उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था और आप देखने को मिल रहा होगा कि ये जो पूरी बाउंड्री है दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ये पूरी किससे लगती है, उत्तर प्रदेश। मतलब ये जो तराई वाला क्षेत्र है, इस पूरे तराई वाले क्षेत्र की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो जब राज्यों की बात आएगी कि किस राज्य की सीमा ज्यादा लगती है उत्तराखंड से, तो उत्तर प्रदेश की सीमा ज्यादा लगती है उत्तराखंड के, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहीं पर हम देख लेते हैं कि उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। इस उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो इनका कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। कितना, 53,483 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल किसका है, उत्तराखंड का है। अब जो 53,483 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, इसमें से आप देखोगे कि पर्वतीय क्षेत्र कितना है, पूरे उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र कितना है, क्योंकि पर्वतीय राज्य है तो पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा होगा। ये है 46,035 वर्ग किलोमीटर। तो पर्वतीय क्षेत्र कितना हो गया, 46,035 वर्ग किलोमीटर। यदि हम बात करें मैदानी क्षेत्र कितना है, तो 7,748 वर्ग किलोमीटर ये मैदानी क्षेत्र है। तो दोनों हमें पता होना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्र कितना है, मैदानी क्षेत्र कितना है। यदि हम प्रतिशत में बात करें कि उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है मैदान है, तो आपको बता दें 13.93% मैदानी क्षेत्र है। यदि हम बात करें कितने क्षेत्र पर पर्वतीय क्षेत्र है, तो 86.07% क्षेत्रफल पर्वतीय क्षेत्र है। तो उत्तराखंड क्योंकि एक पर्वतीय राज्य है, पर्वतीय राज्य है, तो निश्चित रूप से जो पर्वत का क्षेत्रफल होगा, पर्वतीय जो भूभाग होगा वो ज्यादा है। तो कितना है, 86.07%। मैदानी भाग कितना है, 13.93%। यदि हम कुल क्षेत्रफल के वर्ग किलोमीटर के आधार पर बात करें तो 7,448 वर्ग किलोमीटर ये मैदानी क्षेत्र है और 46,035 वर्ग किलोमीटर ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा और इस तरह से नोट डाउन करिए कि दोबारा कभी आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत ना पड़े, एक बार में चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि जो आपका उत्तराखंड राज्य है उसका खगोलीय विस्तार कितना है, उसका भौगोलिक विस्तार कितना है, ठीक है। खगोलीय और भौगोलिक के साथ साथ हमने पड़ोसी देशों और पड़ोसी राज्यों के बारे में चर्चा किया है। अब सबसे पहले जब उत्तराखंड की बात हो रही है तो अब बात आती है इनके जिलों की कि कितने जिले हैं या कितने मंडल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक दूसरा मैप दिखाता हूं जिससे आपके जिले और मंडल क्लियर हो जाएंगे और आपको परेशान भी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस मैप में यदि आप देखें तो आपको देखने को मिल रहा होगा, इस मैप में आपको देखने को मिल रहा होगा कि पूरा उत्तराखंड 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में यदि विभाजित किया गया है तो निश्चित रूप से आपको पता हो गया होगा कि उत्तराखंड में 3 मंडल हैं। 2 मंडल पूर्व से थे, 1 मंडल इस वर्ष बनाया गया है, तो कुल 3 मंडल उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये तीनों मंडल कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप देख रहे होंगे 2 पुराने मंडल आपके, एक तो आपका हो गया कुमायूं, ठीक है, कुमायूं मंडल, ये आपका हो गया कुमायूं मंडल। दूसरा आप देख रहे होंगे गढ़वाल मंडल, गढ़वाल मंडल आपको देखने को मिल रहा होगा। ये दोनों तो उत्तराखंड के पुराने मंडल हैं, कुमायूं और गढ़वाल। नया कौन सा बना है, तो जो नया मंडल बनाया गया है उसका नाम है गैरसैंण, ठीक है। तो नया मंडल बनाया गया है गैरसैंण और इस नए मंडल में यदि हम बात करें तो 2 जिले लिए गए थे कुमायूं मंडल से और 2 जिले लिए गए थे गढ़वाल मंडल से।
तब जाकर गैरसैंण मंडल का निर्माण हुआ, गैरसैंण मंडल का गठन कह सकते हैं कि गैरसैंण मंडल का गठन हुआ। अब इसमें यदि आप देख रहे होंगे कि कौन कौन से जिले आते हैं किस मंडल में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कुमायूं मंडल की यदि हम बात करें तो इसमें आपका नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ ये आपके आ जाते हैं। नैनीताल हो गया, चंपावत हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, और इसके साथ साथ एक यहाँ पे, क्योंकि मैप में स्पष्ट नहीं है, नीचे है, ये आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, तो 4 जिले इनके आते हैं किसमें, ये चारों जिले आपको देखने को मिलते हैं। एक बार स्पष्ट दिखा देता हूं आपको, कुमायूं मंडल के अंतर्गत ये आपके आते हैं। ठीक है, कुमायूं मंडल के, अब जाके चीजें स्पष्ट हैं, अब आप आसानी से देख सकते हैं। पहला हो गया उधम सिंह नगर, दूसरा हो गया नैनीताल, तीसरा हो गया चंपावत, चौथा हो गया पिथौरागढ़। तो कहने का मतलब है कुमायूं मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गैरसैंण नवीनतम मंडल की। तो गैरसैंण की जब हम बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ये 4 जिले आते हैं इस मंडल के अंतर्गत। ठीक है, 4 जिले आपके गैरसैंण मंडल के अंतर्गत, 4 जिले आपके कुमायूं मंडल के अंतर्गत। अब तीसरा मंडल बचा है आपका गढ़वाल। गढ़वाल की जब हम बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको उत्तरकाशी देखने को मिलेगा, देहरादून देखने को मिलेगा, टेहरी गढ़वाल देखने को मिलेगा, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। तो इसमें कितने हो गए, 5 इसमें हो गए आपके। तो कुल मिला के कितने जिले हो गए, 5 और 4 9 और 4 13, कुल मिलाकर उत्तराखंड में 13 जिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नवीनतम मंडल में कितने जिले हैं, तो नवीनतम मंडल में 4 जिले, पुराने कुमायूं मंडल में कितने जिले, 4 जिले, गढ़वाल मंडल में सबसे ज्यादा जिलों की संख्या है और जो है 5। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये चीजें आपकी क्लियर हो गई कि किस मंडल में कौन सा जिला आता है, ये स्पष्ट होना चाहिए आपको। और इसके साथ साथ कम से कम यदि आप बीच वाले जो जिले हैं उनको ना याद कर सको, लेकिन जो बाउंड्री पे जिले हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला किस जगह पर स्थित है। ये लोकेशन आपको रट जाना है, क्योंकि आप उत्तराखंड राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात आती है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एक सामान्य सा प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कहीं कहीं आप देखोगे कुछ लोग बताते हैं कि उत्तरकाशी है और कुछ लोग बताते हैं चमोली है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि उत्तरकाशी यहाँ का सबसे बड़ा जिला है और कुछ लोग कहते हैं चमोली सबसे बड़ा जिला है। यदि आप जो है कौन सा सही है, इसके लिए बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं। ठीक है, लोग परेशान होते हैं कि कौन सा जिला सही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उत्तराखंड राज्य सरकार की अपनी वेबसाइट है, वहां भी जा सकते हैं, लेकिन उससे सुलभ तरीका क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि भारत सरकार ने, एनआईसी ने प्रत्येक जिले की एक अपनी वेबसाइट बनानी है। आपको सिर्फ उत्तरकाशी टाइप करना है, उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है, आपको उत्तराकाशी.nic.com या .in करके आ जाएगा। आप उस पर जब क्लिक करेंगे और अबाउट अस में जाएंगे तो सबसे पहले इसका कुल क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है स्पष्ट देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से जैसे आप चमोली की वेबसाइट पे जाएंगे, यहां भी आपको तुरंत चीजें स्पष्ट देखने को मिल जाएंगे कि इनका कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जिला है वो है चमोली। चमोली का जो क्षेत्रफल आपकी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, सरकार की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, वो 8030 वर्ग किलोमीटर है, 8030 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर आता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की जब बात करते हैं तो 8016 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो पहले नंबर पर आता है चमोली, दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पर कौन आता है, तीसरे नंबर पर आता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 7090 वर्ग किलोमीटर, ये आपके पिथौरागढ़ का है। इसके बाद आपका आता है पौड़ी। पौड़ी का कितना है, 5329 वर्ग किलोमीटर, ये आपके पौड़ी का क्षेत्रफल है। तो चारों जिलों के क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, इनका क्रम पता होना चाहिए। सबसे बड़ा जिला चमोली, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद आपका पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल। नोट कर लेते हैं साथ साथ कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, चमोली,
दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तरकाशी। तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है? पिथौरागढ़। चौथा सबसे बड़ा कौन सा है? तो चौथा सबसे बड़ा है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो ये आपको क्रम याद आना चाहिए। चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्रम याद है तो निश्चित रूप से समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब आप देखोगे कि सीमांकन, जब बात आती है कि उत्तराखंड का सीमांकन कीजिए, तो दो प्रकार के सीमांकन होते हैं उत्तराखंड के। किसी भी राज्य के या किसी भी स्थान का जब सीमांकन करते हैं दो प्रकार से होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सीमांकन और एक होता है राजनैतिक सीमांकन। तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो राजनैतिक सीमांकन हमने पूर्व में देखा। पूर्व में हमने देख लिया है कि इसके पूर्व में नेपाल स्थित है, उत्तर में चीन स्थित है। ठीक है, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में तराई का क्षेत्र उत्तर प्रदेश स्थित है। और आपने देखा कि यदि हम बात करें उत्तर पश्चिम की तो आपने देखा हिमाचल स्थित है। तो ये तो हो गया आपका राजनैतिक सीमांकन। लेकिन एक सीमांकन होता है जिसको बोलते हैं प्राकृतिक सीमांकन। जब हम प्राकृतिक सीमांकन की बात करते हैं तो सबसे पहले उत्तराखंड राज्य की जब आप उत्तर में देखोगे, उत्तराखंड राज्य के उत्तर में, तो आपको देखने को मिलेगा, उत्तराखंड राज्य की ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा कि ये तिब्बत का हिमालय, तिब्बत का हिमालय आपको देखने को मिलेगा। यदि आप इसके पूर्व में जाओगे तो ये स्थान काफी चर्चा में था, काली नदी। काली नदी को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद भी था। तो यहाँ पे जो सीमा है ये काली नदी है। ठीक है, काली नदी जो है ये नेपाल और भारत की सीमा निर्धारित करती है, काली नदी। और इसी को लेकर विवाद आप देखने को पाते हैं भारत नेपाल संबंधों में। क्यों विवाद पाते हैं? क्योंकि सिर्फ इतना लिखा गया है कि काली नदी जो है वो प्राकृतिक सीमा बनाती है भारत और नेपाल की। लेकिन जब जानते हैं आप कि कोई जब नदी होती है तो उसकी कुछ ट्रिब्यूटरी भी होती हैं। अब काली नदी के केस में भी ट्रिब्यूटरी है। भारत जानता है, भारत मानता है कि जो ये वाली है शाखा है, ये वाली ट्रिब्यूटरी है काली नदी की, ये मेन शाखा है और यहां से हम बाउंड्री का निर्धारण करते हैं। नेपाल कहता है कि नहीं भाई, ये वाली शाखा नहीं है, आपकी जो ये वाली शाखा है ये बाउंड्री का निर्धारण करती है। तो वहां पे सिर्फ काली नदी लिखा हुआ था, जिसके कारण उसकी 2 से 3 ट्रिब्यूटरी हैं जो एक साथ निकलती हैं, 2-3 धाराएं एक साथ निकलती हैं और तीनों कुछ दूरी से होकर फिर बाद में जाकर मिलती हैं। तो यही विवाद का विषय था। नेपाल का कहना था कि जो सबसे पश्चिम में धारा है वो आपकी सीमा निर्धारित करती है। भारत का कहना था कि जो सबसे पूर्वी धारा है काली नदी की वो सीमा निर्धारित करती है। तो इसकी बाउंड्री जो बनाती है प्राकृतिक बाउंड्री वो कौन सी है? काली नदी है। ये आपको पता चल गया। इसके बाद यदि आप देखेंगे कि आपने देखा कि उत्तर में आपको देखने को मिल गया तिब्बत हिमालय, पूर्व में आपको देखने को मिल गया काली नदी। अब यदि हम बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा टोंस नदी। ठीक है, तो पश्चिम में जो सीमा बनाती है वो है टोंस नदी, ये आपको पता होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं दक्षिण की, चाहे दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि जो तराई का क्षेत्र है वो सीमा रेखा बनाता है। तो यहाँ पे क्या है? तराई का क्षेत्र। तो दो प्रकार से आपको याद रखना है। जब राजनीतिक आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक सीमांकन, तो राजनीतिक सीमांकन में क्या हो जाएगा? नेपाल, चीन, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जब बात आ गई प्राकृतिक सीमांकन, तो भारत और नेपाल के बीच काली नदी, ऊपर में यदि उत्तर में आप देखोगे तो तिब्बत का हिमालय, यदि आप देखोगे पश्चिम में तो टोंस नदी, यदि आप देखोगे दक्षिण में तो आपको तराई का क्षेत्र। ये हो गया आपका सीमांकन, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि कौन कौन से हमारे जिले हैं जो पड़ोसी राज्यों से कह लीजिए या पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा पड़ोसी है नेपाल। नेपाल हमारा पड़ोसी है और नेपाल क्योंकि पूर्व में स्थित है, काली नदी इसकी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो नेपाल से कितने राज्य हैं जो कितने जिले हैं जो सीमा बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इस मैप में आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि नेपाल से सीमा बनाने वाले 3 जिले हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो तीनों आपको पता होना चाहिए। पिथौरागढ़, साथ साथ नोट करते रहिएगा। नोट करने से यदि आपको याद भी है तो भी नोट करिएगा,
बोलिएगा। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप बोलेंगे, जितनी बार आप नोट करेंगे, वो चीजें उतनी ही बेहतर आपकी होती जाएंगी। तो पिथौरागढ़ हो गया। पिथौरागढ़ के बाद आप देखेंगे चंपावत। चंपावत के बाद आपका आ गया उधम सिंह नगर। अब एक चीज और याद रखिएगा, अब इसमें पूछ लिया जाए यदि आपकी परीक्षा में कि जैसे जैसे हम नेपाल के उत्तरी भागों से दक्षिणी भाग की यात्रा करते हैं और हम उत्तराखंड के सहारे आगे बढ़ते हैं, तो किस प्रकार से जिलों का क्रम मिलेगा। तो ये जिलों का क्रम आप याद रखना है, ऐसे मत याद रखिएगा चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, इनका क्रम एक याद रखिएगा, जिससे आपको क्रम याद रहे और आपकी परीक्षा में कितना भी घुमा फिरा के प्रश्न आए तो आप कर ले जाओ। तो सबसे पहले पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये 3 क्रम आपको पता होने चाहिए। तो नेपाल की बात हमने कर लिया। इसके बाद बात आती है तिब्बत की या चीन की। तो तिब्बत या चीन आप एक साथ लिखते हैं, चीन की हम बात करेंगे और पूरा हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन से कौन से जिले आते हैं, यहां भी 3 जिले आपको दिख रहे होंगे। कौन कौन? पहला जिला आपको दिख रहा होगा उत्तरकाशी, दूसरा आपको दिख रहा होगा चमोली और तीसरा जिला आपको दिख रहा होगा पिथौरागढ़। तो 3 जिले यहां भी आ गए। कौन कौन से? उत्तरकाशी, इनका भी क्रम याद रखिएगा, क्रम से ही नोट करिएगा। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। अब इसमें यदि आप देख रहे होगे पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ जो है ये नेपाल से भी सीमा बनाता है और चीन से भी सीमा बनाता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कौन सा ऐसा जिला है उत्तराखंड का जो नेपाल और चीन दोनों से सीमा साझा करता है, तो उसको जवाब आपको देना है पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ का अभी आपने क्रम देखा था कि पिथौरागढ़ जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो तीसरा सबसे बड़ा जिला है, ये भी आपने नोट डाउन किया है। तो चीन हो गया इसमें। इसके बाद यदि हम बढ़ते हैं आगे तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपने देखा दक्षिण पूर्व की बात करें, दक्षिण की बात करें, दक्षिण पश्चिम की बात करें, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे सीमा साझा करता है उत्तराखंड से। अब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें कितने जिले आते हैं आपको बता दें, 5 जिले आपको देखने को मिलेंगे और ये 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। कहां से शुरुआत होती है? देहरादून से शुरुआत होती है। तो पहला जिला कौन सा आ जाता है? देहरादून। देहरादून के बाद दूसरा कौन सा आ गया? हरिद्वार। हरिद्वार के बाद आ गया पौड़ी गढ़वाल, क्योंकि ये जो पूरी बाउंड्री है ये उत्तर प्रदेश की है। तो इसके बाद आपका आ गया पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल के बाद आपको देखने को मिल रहा होगा नैनीताल। ये यहां पे थोड़ा सा सीमा साझा करता है नैनीताल। नैनीताल और नैनीताल के बाद उधम सिंह नगर। इनको भी क्रम से याद रखिएगा कि किस तरह हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो जिले हमारे मिलते रहते हैं। सबसे पश्चिमी जिला देहरादून, उसके बाद हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये आपको पता होना चाहिए। 5 जिले सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात कर लें तो बात अब एक प्रश्न यहीं पे और बन सकता है क्या, कि उत्तराखंड के इन 5 जिलों में जो 5 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, सबसे ज्यादा सीमा किसकी उत्तर प्रदेश से लगती है? तो सबसे ज्यादा जो सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है वो है उधम सिंह नगर। तो याद रखिएगा उधम सिंह नगर की सबसे लंबी सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश से लगती है। इसके बाद आपका आता है सबसे छोटा, कि सबसे कम सीमा किसकी उत्तर प्रदेश से लगती है। तो आप देख रहे होगे नैनीताल। नैनीताल ये छोटा सा पॉइंट है, यहां से सिर्फ उत्तर प्रदेश से बाउंड्री लगती है। तो सबसे कम सीमा जो उत्तर प्रदेश से बनाने वाला जिला है उत्तराखंड का वो है नैनीताल। सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड का जो जिला है उत्तर प्रदेश से वो है उधम सिंह नगर। ये आपको पता होना चाहिए। अब एक पड़ोसी हमारा बचा है, क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की भाई सीमा किससे लगती है यदि हम बात करें तो आप देखोगे ये वाला जो रीजन है ये है हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले उत्तरकाशी की सीमा लगती है और दूसरा देहरादून। तो हिमाचल प्रदेश से जो उत्तराखंड के 2 जिले हैं जिनकी सीमा लगती है, एक है उत्तरकाशी और है दूसरा देहरादून। अब इसमें यदि हम पूछें कि किसकी ज्यादा लगती है, आप देख ही रहे होगे कि ज्यादातर
आप कह सकते हैं लगभग 90% जो क्षेत्र है वो उत्तरकाशी का हिमाचल प्रदेश से लगता है। तो इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से कोई भी प्रश्न इस प्रकार का बनता है तो आप कर ले जाओगे सिर्फ एक वीडियो मात्र देखने से, ठीक है। अब इसमें कुछ जिले ऐसे भी हैं ना तो किसी राज्य से सीमा साझा करते हैं और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब वो जिले कौन से हैं, इन जिलों के बारे में हमें रट जाना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई कौन से जिले हैं जो आंतरिक हैं, जो किसी प्रदेश या अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करते हैं। तो वो जिले कौन से हैं, आइए देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा एक जिला रुद्रप्रयाग, ये आपको देखने को मिल रहा होगा रुद्रप्रयाग, आंतरिक है। दूसरा आपको देखने को मिल रहा होगा टेहरी गढ़वाल, ये आपका है टेहरी गढ़वाल, इसकी भी कोई बाह्य सीमा नहीं लगती है किसी ना देश से ना किसी आपके सीमावर्ती राज्य से। तो दो आपके हो गए टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग। इसके बाद आप देख रहे होगे बागेश्वर, बागेश्वर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बागेश्वर के बाद दूसरा आप देख रहे होगे अल्मोड़ा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 4 जिले हमारे ऐसे हैं उत्तराखंड के। पहला हो गया टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल। दूसरा हो गया आपका रुद्रप्रयाग, तीसरा आपका हो गया अल्मोड़ा और चौथा आपका हो गया बागेश्वर। ये 4 जिले हैं जो किसी अन्य राज्य से ना तो सीमा साझा करते हैं और ना ही किसी देश से, मतलब ये जिले क्या हैं, आंतरिक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें, सारी चीजें हमने देख लिया कि पड़ोसी राज्य कौन से हैं, कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, कौन से जिले बड़े हैं, कौन से जिले छोटे हैं, इन सबको हमने समग्रता से अध्ययन कर लिया। अब इसमें यदि देख लें हम कि इनका कौन सा जिला है, जैसे हमने देखा कि पिथौरागढ़ जो जिला है ये 2 देशों से सीमा साझा करता है, एक तो नेपाल है एक तो चीन है। तो क्या इस प्रकार से कोई जिला है इनका जो 2 राज्यों से सीमा साझा करता हो? जी हाँ है। कौन सा है? देहरादून। इनका जो देहरादून जिला है ये 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, एक तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो 2 जिले आपको याद रखने हैं, कौन कौन से? पिथौरागढ़ और देहरादून। पिथौरागढ़ याद रखना है कि 2 देशों से सीमा साझा करता है और देहरादून याद रखना है कि 2 राज्यों से सीमा साझा करता है। इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें यदि हम बात कर लें, क्योंकि अभी हमने अक्षांश देखा था, देशांतर देखा था, ठीक है, तो हमने देखा था पूर्वी देशांतर, ठीक है, क्योंकि हमारा जो देशांतर है वो हम पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला आपका है पिथौरागढ़। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है देहरादून, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी जिला देहरादून। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तरकाशी है सबसे उत्तरी जिला। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर है सबसे दक्षिणी जिला। 13 ही जिले हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, आप आसानी से इनकी स्थिति याद कर सकते हैं। क्या तरीका है याद करने का? सबसे पहले एक मैप ले लीजिए उत्तराखंड का, उसको अपने स्टडी रूम में चिपका लीजिए और प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट का समय उस मैप पे दीजिए। एक राजनीतिक, एक प्राकृतिक, दोनों मैप आपके पास होने चाहिए। निश्चित रूप से 1 सप्ताह यदि आप रेगुलर कर लेंगे तो चीजें आपके पक्ष में हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको एक चीज और देखना है कि इसमें एक जिला है जो 7 जिलों से सीमा साझा करता है। इस उत्तराखंड राज्य में एक जिला ऐसा भी है, इसको भी आपको याद रखना है, जो 7 जिलों को स्पर्श करता है। तो 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? इसमें आप देखेंगे 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि पौड़ी गढ़वाल जो आपका जिला है ये 7 जिलों से सीमा साझा करता है। पौड़ी गढ़वाल। अब पौड़ी गढ़वाल कहां पर है? ये रहा आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। अब इसमें आप जिले काउंट कर लीजिएगा। पहला आपका आ जाएगा हरिद्वार, दूसरा देहरादून, तीसरा टिहरी गढ़वाल, चौथा रुद्रप्रयाग, 5वां हो गया आपका चमोली,
6वां हो गया अल्मोड़ा, 7वां हो गया नैनीताल। तो पौड़ी गढ़वाल एक ऐसा जिला है उत्तराखंड का जो अपने पड़ोसी 7 जिलों से सीमा साझा करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है उत्तराखंड राज्य के गठन की, कि भाई उत्तराखंड राज्य का जो गठन है वो कब किया गया, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया, उसके बारे में भी बेसिक जानकारी हम कर लेते हैं। और आपको बता दें कि आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिसकी लिंक प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाती है। तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़े और इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रतिदिन की वीडियो की लिंक, आपके जो टेस्ट होंगे उससे संबंधित सूचना और अन्य जो भी जरूरी सूचनाएं होंगी इसी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको मिलेंगी। तो प्लीज इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्वाइन करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। हमने बोला कि अभी हमें जो टॉपिक देखने वाले हैं वो आपका आता है कि इसका गठन कब किया गया। उत्तराखंड के गठन से संबंधित जानकारी हम देखते हैं। सबसे पहली बात आपको बता दें कि उत्तराखंड जो है ये भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य बना था। 27वां राज्य भारतीय गणतंत्र का उत्तराखंड बना था। अब बात आती है कि यदि 27वां राज्य बना था तो कब बना था, कब बना था, कब वाला प्रश्न भी जरूर आना चाहिए आपके मन मस्तिष्क में। तो कब बना था, तो सबसे पहले कोई भी राज्य बनाने के लिए जरूरी होता है कि दोनों सदन से उसको पारित कराया जाए उस विधेयक को, और उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, उसके बाद ही वो अधिनियम के रूप में परिणत होता है। तो उत्तराखंड से संबंधित जो चर्चा है वो कब की गई, लोकसभा में, मतलब लोकसभा में ये पारित कब किया गया उत्तराखंड से संबंधित विधेयक, तो ये किया गया 1 अगस्त 2000 को। 1 अगस्त 2000 को उत्तराखंड से संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा में कब पारित किया गया, राज्यसभा में पारित किया गया 10 अगस्त 2000 को। ठीक है, तो उत्तराखंड से संबंधित विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त को पारित किया गया, राज्यसभा में 10 अगस्त को पारित किया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई 28 अगस्त 2000 को। मतलब 28 अगस्त 2000 को उत्तराखंड के गठन को एक प्रकार से देखें तो आधिकारिक मंजूरी मिल गई। लोकसभा में 1 तारीख को पास हुआ, राज्यसभा में 10 और 28 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई। अब राष्ट्रपति की जो अनुमति मिल गई तो निश्चित रूप से अब राज्य का गठन किया जा सकता है। तो कब किया गया, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया। ये तिथि आपको याद रखनी है कि 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तराखंड एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अब इसमें यदि हम देखें तो क्या इसका नाम उत्तराखंड ही था 9 नवंबर को, क्या इसका नाम उत्तराखंड था, तो जी नहीं, इसका नाम उस समय था उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल इसका नाम था 9 नवंबर सन 2000 को, और ये जो नाम था ये 31/12 सन 2006 तक था। 31/12 सन 2006 तक इसका नाम उत्तरांचल था, जिसके बाद नाम बदला गया और 1 जनवरी सन 2007 को इसका नाम पड़ गया उत्तराखंड। तो ये दोनों तिथि आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में, और राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली, क्योंकि सारा वर्ष तो आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि वर्ष 2000 है तो 2000 आपको याद रहेगा। दूसरी बात, जब ये इसकी चर्चा हुई लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया गया, तो इसमें आप देखोगे कि ये माह कौन सा था, अगस्त माह था। तो वहां भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ तिथि याद रखनी है। 1 को लोकसभा में, 10 को राज्यसभा में, 28 को राष्ट्रपति के यहाँ। गठन कब हुआ, 9 नवंबर सन 2000 को गठन किया गया। 31/12/2006 तक इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में नाम बदला गया, 1/1/2007 को इसका नाम उत्तराखंड रखा गया। ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी 2 राजधानियां हैं, पहला है देहरादून, दूसरी है गैरसैंण। तो दूसरी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। राजकीय भाषा की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 2 भाषाएं हैं। पहली तो हिंदी थी, जब गठन हुआ उसी समय से हिंदी भाषा थी। दूसरी जो है, जो राजकीय भाषा है इसकी, वो है संस्कृति, जो संस्कृत को 2010 में द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनकी 2 राजकीय भाषा है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई उत्तराखंड से गठन के बारे में, कि उत्तराखंड का गठन कैसे हुआ, कब गठन हुआ, ये बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात आता है कि प्रत्येक राज्य के कुछ चिन्ह होते हैं, ठीक है, प्रत्येक राज्य के बारे में कुछ इस तरह के जो चिन्ह होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड से संबंधित जो जानकारियां हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसको आपको, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है उसकी हम बात करते हैं। तो ये उत्तराखंड राज्य का राजकीय चिन्ह है, उत्तराखंड राज्य का ये राजकीय चिन्ह है, और इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं ये आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे एक गोलाकार मुद्रा बनी हुई है, और इसमें आप देख रहे होंगे 3 पहाड़ियों को दर्शाया गया है। कैसे? एक पहाड़ी आपकी ये दर्शाई गई है, ठीक है, दूसरी पहाड़ी ये दर्शाई गई है, और तीसरी पहाड़ी आपकी ये दर्शाई गई है। तो 3 पहाड़ियां इसमें दर्शाई गई हैं। तो उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में सबसे पहले 3 पहाड़ियां दर्शाई गई हैं, ये आपकी हो गई, ठीक, 3 पहाड़ियां दर्शाई गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और 3 पहाड़ियों के साथ ये जो 3 पहाड़ियां हैं इसमें आप देखोगे कि अशोक की लाट, यहाँ टॉप में जो तीसरी पहाड़ी है, ये दूसरी पहाड़ी है बीच वाली, तो बीच वाली जो पहाड़ी है यहाँ पर अशोक की लाट अंकित है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले 3 पहाड़ियां हैं और बीच वाली पहाड़ी में अशोक की लाट अंकित है। और उसके नीचे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ नदियां देखने को, ये जो देखने को मिल रही हैं ये नदियां हैं, बेसिकली ये नदियां हैं। और ये नदियां कितनी हैं? ये नदियां आपको देखने को मिल रही हैं 4 नदी। और ये 4 नदियों की जो धारा है ये कौन कौन सी है? एक गंगा नदी की धारा है, एक यमुना नदी की धारा है, ठीक है, गंगा हो गया, यमुना हो गया, इसके बाद एक तीसरी ये राम गंगा है, और ये चौथी कौन सी है? काली नदी है, ठीक है। तो 4 नदियों की धारा भी आपको दिखाई गई है। तो उत्तराखंड का जो राजकीय प्रतीक है उसमें सबसे पहले 3 पर्वत चोटियां, और बीच वाली पर्वत चोटी में अशोक की लाट, और उसके नीचे 4 नदियों की धाराएं आपको देखने को मिलती हैं। नदियां कौन कौन सी हैं परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो नदियां गंगा, यमुना, राम गंगा और काली, ये 4 नदियां आपको याद आनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि इसका निर्धारण कब किया गया, तो वर्ष 2001 में इसका निर्धारण किया गया, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह। अब आता है कि उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा चित्र में, ये आपका है उत्तराखंड का राजकीय पशु। नाम क्या है इसका? तो नाम आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं कस्तूरी मृग। क्या नाम है इसका? इसको बोलते हैं कस्तूरी मृग। तो उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है वो क्या है? कस्तूरी मृग है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें तो कुछ जानकारी आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले ये जो कस्तूरी मृग है इसका कुछ वैज्ञानिक नाम है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसका नाम है मास्कस, इसको नोट कर लीजिएगा, मास्कस काइसोगास्टर, काइसोगास्टर, ठीक है। तो मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। मास्कस काइसोगास्टर, ठीक है, मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग की बात करें तो ये पाए कहां पे जाते हैं? तो इन जो पाए जाते हैं, जो मृग पाए जाते हैं विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। लगभग 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। 3600 से 4400 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। विशेषकर जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो क्योंकि ऊंचाई पर स्थित जिला है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में देखने को मिल जाएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, तो फूलों की घाटी में आपको देखने को मिलेगा।
तो कहने का मतलब है 3600 से ऊंचाई के जो भी क्षेत्र हैं वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे। केदारनाथ का जो क्षेत्र है, धाम है, वहां भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका एक अन्य नाम है जिसको बोलते हैं हिमालयन मस्क डियर। क्या नाम है? हिमालयन, उपनाम है हिमालयन मस्क डियर। ठीक है, तो यदि आपकी परीक्षा में कस्तूरी मृग नहीं दिया हुआ है तो हिमालयन मस्क डियर दिया हुआ है तो भी आपको टिक करना है। वैज्ञानिक नाम मास्कस काइरोगास्टर दिया हुआ है तो भी आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। रंग क्या है? रंग स्पष्ट देखने को मिल रहा होगा, ब्राउन कलर का है, भूरा रंग इसका है। और इसमें आपने शब्द सुना कस्तूरी मृग, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कस्तूरी होती है ये नर मृग में पाई जाती है, नर मृग में पाई जाती है और अधिकतम 30 से 40 ग्राम एक बार में पाई जाती है। ठीक है, एक नर मृग में अधिकतम 30 से 40 ग्राम की कस्तूरी पाई जाती है। अब आपको बता दें, क्योंकि कस्तूरी के चलते इसका बड़े पैमाने पर शिकार हो रहा था, तो बड़े पैमाने पर जब शिकार हो रहा था तो इसको रोकने के लिए भी कुछ प्रयास किए गए और उनमें से 3 अलग अलग प्रयास किए गए हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले 1972 में, वर्ष 1972 में चमोली केदारनाथ वन्य जीव विभाग के अंतर्गत कस्तूरी मृग विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, कस्तूरी मृग विहार, कस्तूरी मृग विहार एक प्रकार का, जैसे आप कह सकते हैं संरक्षित क्षेत्र, तो उसी प्रकार का क्षेत्र होता है। तो वर्ष 1972 में पहली बार चमोली केदारनाथ वन्य जीव विभाग के द्वारा कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वर्ष 1986 में एक अभ्यारण्य बनाया गया जिसका नाम था अस्कोट, अस्कोट अभ्यारण्य बनाया गया। और अस्कोट अभ्यारण्य जो बनाया गया ये पिथौरागढ़ जिले में बनाया गया और वहां पर भी इसको संरक्षित किया जा रहा है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अस्कोट अभ्यारण्य उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है पिथौरागढ़। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अस्कोट अभ्यारण्य जो है ये किसको संरक्षित कर रहा है, तो कस्तूरी मृग को संरक्षित या हिमालयन मस्क डियर को संरक्षित करने के लिए बनाया जा रहा है। इसके बाद वर्ष 1982 में भी इसके लिए काम किए गए। क्या हुआ? कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई और जो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र बना ये चमोली जिला में बना। तो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की जब हम बात करते हैं तो चमोली जिला में स्थान है कांचुला खर्क, कांचुला खर्क में है। यदि हम बात करें कि इसके लिए एक विशेष अभ्यारण्य कब बनाया गया, तो अस्कोट अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में बनाया गया। तो कस्तूरी मृग से संबंधित 2 जिले महत्वपूर्ण हैं जो याद होने चाहिए। पहला पिथौरागढ़, क्यों? अस्कोट अभ्यारण्य है। दूसरा चमोली, क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पे कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाया गया है। तो इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है राजकीय पक्षी क्या है। ठीक है, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है, तो ये आपके सामने है उत्तराखंड का राजकीय पक्षी। अब इसके बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो नाम है, इसका नाम है मोनाल। क्या नाम है? मोनाल इसका नाम है, मोनाल इसका नाम है। इसके बारे में क्या आपको पता होना चाहिए कि इसका उपनाम है हिमालय का मयूर। इसका उपनाम है हिमालय का मयूर। कितना सुंदर पक्षी आपको देखने को मिल रहा होगा, मोनाल, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए कि कहां पर ये पाया जाता है। तो ये भी अधिक ऊंचाई 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले उत्तराखंड के क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। इसके वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लाफोफोस, लाफोफोस। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इम्पीजेंस, लाफोफोस इम्पीजेंस,
ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ये मोनाल है, मोनाल नाम दिया गया है, जो ये पक्षी देख रहे हो ये नर या मादा पक्षी है, तो आपको बता दें ये मादा पक्षी होता है। मतलब मोनाल जो हम कहते हैं, मोनाल जो है ये मादा पक्षी होता है, और इनके जो नर पक्षी होते हैं उनको हम बोलते हैं डाफिया। नर पक्षी को क्या बोलते हैं? डाफिया, और मादा पक्षी को हम बोलते हैं मोनाल। तो ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब राजकीय पक्षी हमने देख लिया, अब बात करते हैं राजकीय वृक्ष की। ये आपका है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष आपको पता होना चाहिए। राजकीय वृक्ष का क्या नाम है? बुरांश इनका नाम है। राजकीय वृक्ष जो आपका है उत्तराखंड का, इसका नाम है बुरांश, ठीक है, बुरांश इनका नाम है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जब हम बात करेंगे राजकीय वृक्ष की, तो कुछ फैक्ट आपको और पता होने चाहिए, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अभी 1 मिनट का समय दीजिएगा जी। चलिए, अब बात कर लेते हैं राजकीय वृक्ष के बारे में। राजकीय वृक्ष आपका हो गया बुरांश। बुरांश के बाद क्या चीजें आपको और पता होनी चाहिए? इसके साथ साथ आपको याद रखना है यहाँ पे राजकीय वृक्ष में कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इनका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इनका वैज्ञानिक नाम है। सामान्य रूप से इसको बुरांश कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? क्योंकि उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो यहाँ पे वृक्ष मिलेंगे पक्षी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, तो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये आपको देखने को मिलते हैं। 1974 में इसको संरक्षित किया गया है। 1974 जो वन अधिनियम है उसके अंतर्गत इसको संरक्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। और इसमें आप देख रहे होगे, पुष्प देख रहे होगे, रेड कलर का जो ये पुष्प आप देख रहे होगे, ये फरवरी से अप्रैल माह में लगता है। इस वृक्ष में फरवरी से अप्रैल माह में एक पुष्प भी निकलता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम अवश्य याद आना चाहिए, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ऐसे सामान्य भाषा में इसको बुरांश कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं राजकीय पुष्प की। राजकीय पुष्प क्या है? ये आपका है राजकीय पुष्प, और बहुत ही पवित्र पुष्प माना जाता है। आप देखेंगे कि तो केदारनाथ का जो धाम है वहां पर भी इस पुष्प को चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो राजकीय पुष्प क्या है? इसको बोलते हैं ब्रह्मा कमल। ब्रह्मा कमल ये इसका राजकीय पुष्प है उत्तराखंड राज्य का। और ब्रह्मा कमल की जो बात करते हैं बहुत ही रेयर होता है, ये बहुत अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलता है, विशेषकर 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये आपको देखने को मिलता है। 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और इसके जो खिलने का समय होता है वो होता है जुलाई से सितंबर, ठीक है, जुलाई से सितंबर के बीच खिलता है। ऊंचाई पता होना चाहिए कि कितने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आता है। दूसरी बात, ये किस कुल का पौधा है ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसका नाम है एस्टेरसी कुल का ये पौधा है, ये आपको पता होना चाहिए। वैज्ञानिक नाम कौन सा है ब्रह्मा कमल का, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका नाम है सोसूरिया अल्बेलेटा अब बेबेटा, ठीक है। अब इसका वैज्ञानिक नाम नोट कर लीजिएगा। वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अब बेलेटा। सोसूरिया अब बेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड में कुल मिलाकर इसकी 24 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त पूरे विश्व में लगभग 210 प्रजातियां इस पुष्प की आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। स्थानीय भाषा में इसको कौल पद्म भी कहा जाता है। क्या? ब्रह्म कमल या कौल पद्म भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि इसको महाभारत में भी इसका नाम है, इसका वर्णन है, और महाभारत में इसको सौगंधिक
पुष्प कहते हैं, सौगंधिक पुष्प इसको महाभारत में कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया राजकीय पुष्प। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है राजकीय वाद्य यंत्र। तो उत्तराखंड का जो राजकीय वाद्य यंत्र है वो है ढोल। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र है ढोल और इसको 2015 में घोषित किया गया था। तो ढोल जो सामान्य भाषा में आप प्रत्येक राज्य में देखने को मिल जाता है, ठीक है, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर में आप कह सकते हैं देखने को मिल जाता है। तो ढोल इनका राजकीय वाद्य यंत्र है। इसके बाद बात आता है तितली की, कि राजकीय तितली कौन सी है। और राजकीय तितली आप जानते हैं कॉमन पिकॉक इनकी राजकीय तितली है और इसको 2016 में घोषित किया गया था। 2016 में ये आपकी राजकीय तितली है उत्तराखंड की, जिसको बोलते हैं कॉमन पिकॉक। एक तितली और थी गोल्डन बर्ड्स विंग। तो आप क्या बता सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि आप तितली के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको याद रखना है कि कॉमन पिकॉक 2016 में इसको उत्तराखंड की राजकीय तितली घोषित किया गया था। इसके बाद बात आती है राज्य गीत। राज्य गीत कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वो है सत सत बंदन, उत्तराखंड देवभूमि सत सत बंदन, और इसको भी 2016 में घोषित किया गया था। अब यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। ये राजकीय गीत जो है उत्तराखंड देवभूमि सत सत बंदन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हेमंत बिष्ट के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक प्रश्न यहाँ से और बना है कि उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है वो है फुटबॉल और इसको वर्ष 2011 में राजकीय खेल के रूप में मान्यता मिली है। तो आज की जो चर्चा थी समग्रता से यहीं पर समाप्त होती है। और आज की जो चर्चा है विशेषकर वन लाइनर चर्चा है, फैक्ट आधारित चर्चा है। तो जो लोग फैक्ट आधारित मतलब कि आप एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अंतर्गत आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको फैक्ट पता होना चाहिए। फैक्ट से संबंधित एक कक्षा है। यदि आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा डिटेलिंग चाहिए, उसके लिए आपको 2 वीडियो मिली हैं, तीसरी जल्द ही आपके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोनों को आप देख सकते हैं, ठीक है। दोनों को देखने से क्या होगा कि सेम चीजें हैं लेकिन उसमें कुछ विस्तृत है, तो वहां से आपका रिवीजन बेहतर हो जाएगा। यदि आपके पास समय है तो आप दोनों देख लीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि जो उत्तराखंड राज्य विशेष के छात्र हैं, जो उत्तराखंड राज्य विशेष के छात्र हैं, जो यूके SSSC के लिए लगे हुए हैं, उनको भी यूके पीएससी के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पीएससी बहुत ही आसान है। यदि आप नियमित लग कर मेहनत करते हैं तो बहुत ही आसान है। यदि आप ये मान के चलें कि आप प्रत्येक दिन यदि हमें 4 घंटे दे देते हो, प्रत्येक दिन 4 घंटे आप हमें दे देते हो कि जिस आधार पे हम गाइड करें उस आधार पे आप आगे बढ़ते हो, तो निश्चित रूप से ज्यादातर चीजें आपकी पक्ष में होंगी, आप पीएससी भी निकाल सकते हो। अब जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। और आपको यहाँ पे ऐप की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिलती है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलती है, दोनों से आप ज्वाइन हो जाइए। और ज्वाइन होने का फायदा यह रहेगा कि जो भी आपके टेस्ट होंगे, ठीक है, कम से कम थोड़ी सी संख्या हो जाए आप सब लोगों की। इसके बाद आपके साप्ताहिक टेस्ट की बात हुई है, साप्ताहिक टेस्ट आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके लाइव सेशन की बात हुई है कि 1 अगस्त से आपके लिए लाइव सेशन का आयोजन भी किया जाएगा, लेकिन अनिवार्य है कि कुछ लोग उसके लिए तैयार हों कि हाँ लाइव सेशन में उपस्थित रहेंगे। तो लाइव प्रश्नोत्तरी सेशन भी आपको 1 अगस्त से मिलने लगेगा। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी भी विधिवत चल रही होगी। तो नया चैनल है, थोड़ा सा नए चैनल पे जाते हैं, नए प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, नए अध्यापक से सीखते हैं, तो थोड़ा सा अध्यापक को भी समझने में थोड़ा समय लगता है। निश्चित रूप से आपको भी समय लग रहा है। तो प्लीज इतना ही कहना है कि आप जुड़े पूर्ण विश्वास के साथ, और निश्चित तौर पर यहाँ पर आपकी हर संभव मदद की जाएगी। जो भी जितना हमारे पास, जितना इस संस्थान के पास कैपेबिलिटी है, उतना आप तक चीजें बेहतर ढंग से उपलब्ध कराई जाएंगी। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।